नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आप जानते हैं कि मार्केट में सौदा करने वाली दो पार्टियां होती हैं। एक वे होते हैं जो किसी वस्तु को खरीदते हैं अर्थात क्रेता, और दूसरे वो होते हैं जो उस वस्तु का विक्रय करते हैं, बेचते हैं अर्थात विक्रेता। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो मार्केट में मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। और कोई भी मार्केट हो वहाँ पर संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर क्रेता और विक्रेता जिस कीमत पर क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं, अर्थात क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता उस वस्तु को बेचने के लिए, दोनों जहाँ पर सहमत होते हैं वही संतुलन कीमत होती है। आइए इसको हम लोग एक अनुसूची के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत जब 10 रुपये है तब मात्रा मांगी जा रही 120 इकाइयाँ मांगी जा रही हैं और उस समय पूर्ति है 20 की। और आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति कम होती है, लेकिन कीमत जैसे ही बढ़ती है तो अधिक लाभ कमाने की इच्छा से उत्पादक जो होते हैं वो पूर्ति को बढ़ाते हैं या अधिक उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। तो 10 रुपये जब कीमत है तो मांगी गई मात्रा 120 है, लेकिन पूर्ति मार्केट में 20 की हो पा रही है, अर्थात यहाँ पर संतुलन नहीं है। क्यों? क्योंकि मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा में अंतर है। जब कीमत बढ़कर 20 रुपये हुई तो स्वाभाविक है जब कीमत बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में कुछ जो खरीदने वाले हैं, जो पहले 10 रुपये कीमत पर खरीदना चाह रहे थे, उसमें से कुछ अब नहीं खरीदेंगे, अर्थात अब बचे वहाँ पर 100 लोग या 100 इकाइयों की मांग हो रही है। ऐसी स्थिति में जो उत्पादक हैं वे अपनी पूर्ति को बढ़ा देंगे और मान लीजिए कि उन्होंने 30 कर दिया। अब अगले स्टेप पर देखते हैं कि जब कीमत बढ़कर 30 हो गई तो मात्रा 80 मांगी जा रही है और पूर्ति 45 की हो रही है। यहाँ पर भी असंतुलन है, ये भी असंतुलन है। अब हम देखते हैं चौथा संयोग। चौथे संयोग पर जब वस्तु की कीमत 40 रुपये हुई, प्रति इकाई 40 रुपये हुई या प्रति किलोग्राम 40 रुपये हुई, तब मांग की गई जो मात्रा है वो 60, मांगी गई मात्रा 60 और पूर्ति की गई मात्रा 60। अब यहाँ पर संतुलन हो गया, जितनी मांगी जा रही है उतने की पूर्ति की जा रही है। तो इस समय जो संतुलन कीमत होगी वो 40 रुपये होगी। अगर कीमत बढ़कर 50 हो जाए, ये संतुलन कीमत हो गई, लेकिन थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। अगर कीमत बढ़कर 50 हो जाए तो क्या होगा कि जैसे कीमत बढ़ेगी तो जो उपभोक्ता हैं वे वस्तुओं को कम खरीदेंगे। तो अब 40 इकाइयों की मांग हो रही है, लेकिन चूंकि कीमत बढ़ चुकी है इसलिए उत्पादक अधिक इकाइयों का उत्पादन करके पूर्ति अधिक करेंगे। तो 50 रुपये की कीमत पर 40 की मांग हो रही है और 80 की पूर्ति है। इसी को आगे और हम अगर समझें, कीमत जब बढ़कर 60 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा 20 है और पूर्ति की गई जो मात्रा है वो 120 है। आप देख रहे थे कि जब 10 रुपये कीमत थी तो मांगी गई मात्रा 120, पूर्ति 20। जब 60 रुपये कीमत हो गई तो ऐसी स्थिति में मांगी गई मात्रा 20 और पूर्ति की गई 120, माने ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में इस अक्ष पर, अनुलंब अक्ष पर कीमत को लिया गया है और समांतर अक्ष पर मात्रा को। और इस तरीके का चित्र आपने कई बार देखा है। इसमें क्या है कि ये है सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र, ये है डिमांड कर्व
मांग वक्र। तो पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वही संतुलन का बिंदु होता है। ये संतुलन का बिंदु है। मात्रा कितनी है OQ, कीमत कितनी है OP। अब ये तो संतुलन का बिंदु है, इसके इधर उधर का देखते हैं। अगर कीमत P2 है, P2 का मतलब ये जो कीमत थी संतुलन कीमत से कम कीमत, जब कीमत OP2 है तो ऐसी स्थिति में कम कीमत पर डिमांड अधिक होगी। डिमांड देखिए यहाँ तक जा रही है। जब OP कीमत थी तो उस समय डिमांड थी OQ, लेकिन जैसे ही कीमत घटकर OP2 हो गई तो डिमांड बढ़कर यहाँ तक पहुँच रही है, इस जगह तक डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में अभी हमने पीछे देखा था एक अनुसूची के माध्यम से कि कम कीमत से जब कीमत कम होती है तो पूर्ति की मात्रा कम होती है। तो ऐसे समय में पूर्ति यहाँ पर हो पाएगी। इसका उल्टा देख लेते हैं कि अगर कीमत बढ़कर P1 हो जाए या 50 रुपये हो जाए तो जब कीमत अधिक बढ़ेगी तो ऐसे समय पर जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी। डिमांड कितनी है, ये है P1A, इतनी ये डिमांड है और सप्लाई कितनी है P1B, तो इतना डिफरेंस हो गया। कीमत बढ़ने पर यह डिफरेंस, कीमत घटने पर यह डिफरेंस। तो इसलिए इसकी जो विरोधी शक्तियां हैं वो आकर ई बिंदु पर संतुलित कर देंगी। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो कीमत सिद्धांत है, इस सिद्धांत में समय तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। और मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व का विश्लेषण किया था। आइए उसको भी हम समझते हैं। जब मांग में वृद्धि या कमी होती है तो पूर्ति में वृद्धि या कमी उसी समय नहीं हो पाती। स्वाभाविक सी बात है कि जिस समय मांग में वृद्धि होती है या कमी होती है तो उसी क्षण पूर्ति में वृद्धि या कमी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन तकनीकी तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें परिवर्तन होने में समय लगता है। इसलिए पूर्ति का मांग के साथ समायोजन एकदम नहीं हो पाता। समय अवधि कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के पैमाने, आकार एवं संगठन में मांग के अनुसार परिवर्तन करना संभव है या नहीं। फिर वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी समय अवधि का कीमत निर्धारण में महत्व होता है। कीमत निर्धारण में मार्शल ने मांग एवं पूर्ति में संतुलन को 4 समय अवधियों में बांटा है। पहली क्या है? बाजार अवधि, दूसरी अल्प अवधि, तीसरी दीर्घ अवधि और चौथी है चिरकालिक अवधि। आइए हम लोग बाजार अवधि को समझते हैं। बाजार अवधि जो कीमत होती है, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि बाजार अवधि अति अल्प अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर होने के कारण कीमत मांग द्वारा निर्धारित होती है। जो बाजार अवधि कीमत है उसमें क्या है कि समय बहुत ही कम होता है और इसमें नाशवान वस्तुओं की जो अवधि है वो एक ही दिन की होती है। जैसे सब्जी है तो सब्जी की अगर मांग बढ़ जाए तो एकदम से उसकी पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि जब पूर्ति बढ़ नहीं पा रही है तो उसकी कीमत, वो जो सब्जी है उसकी कीमत डिमांड के अनुसार निश्चित होगी। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि ये समय अवधि कुछ दिनों या सप्ताह की होती है जिसमें वस्तु के स्टॉक से ही मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है।
ऐसा टिकाऊ वस्तुओं के लिए संभव होता है। लेकिन जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, नाशवान वस्तुओं की समयावधि 1 दिन की होती है। उदाहरणार्थ सब्जी की मांग बढ़ जाने पर उसकी पूर्ति उसी दिन नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए सब्जी की पूर्ति स्थिर होने पर कीमत मांग द्वारा ही निर्धारित होती है। हम दोस्तों, जो प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने बाजार कीमत को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्या कहा है उन्होंने, देखते हैं। बाजार मूल्य प्रायः ऐसी घटनाओं एवं कारणों से प्रभावित होता है जो अस्थायी हों। इनकी क्रिया आकस्मिक तथा अल्पकालीन होती है, उनकी अपेक्षा जो दृढ़तापूर्वक चलते रहते हैं। वही चीज़ है जो हम लोगों ने पीछे समझा है। अब जो बाजार कीमत का निर्धारण है वो नाशवान तथा टिकाऊ वस्तुओं के लिए अलग अलग किया जाता है। दोस्तों, जो नाशवान वस्तुएं होती हैं उन पर पूर्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी पूर्ति स्थिर होती है। तो इसलिए इनकी जो कीमत होती है मांग द्वारा ही प्रभावित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मांग बढ़ने पर नाशवान वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है और मांग कम होने पर कीमत कम हो जाती है। और इसका चित्र इस तरीके से बनता है। समांतर अक्ष पर मात्रा को लिया गया है, अनुलंब अक्ष पर कीमत को। अब ये जो आप देख रहे हैं इस सीधी लाइन, ये है पूर्ति वक्र। चूँकि इसकी पूर्ति स्थिर है, सब्जी जो है, नाशवान जो वस्तुएं हैं जैसे दूध है, मछली है, तो इनकी पूर्ति है वो स्थिर है। जब पूर्ति स्थिर है, अब देखिए कि ये है डिमांड कर्व, मूल डिमांड कर्व है। अब अगर उसी वस्तु की, सब्जी है, सब्जी की अगर मांग बढ़ गई, डी से D1 हो गई, तो जैसे ही मांग बढ़ेगी तो चूंकि इसकी सप्लाई या इसकी जो, जी हाँ, सप्लाई जो इसकी पूर्ति है वो स्थिर है, तो जब पूर्ति स्थिर है डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ जाएगी। कीमत OP से OP1 हो जाएगी। और इसके विपरीत अगर ये वस्तु इसकी अगर डिमांड कम हो जाए, D से D2 पर आ जाए, तो डिमांड कम होने से आप ये जानते हैं जब खरीदार लोग नहीं खरीदेंगे तो वो सब्जी हो, कुछ भी हो, खराब हो जाएगी। सब्जी हो, दूध हो, तो इसलिए उसकी कीमत कम हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, सामान्यतः आपने टमाटर के मामले में बहुत विशेष रूप से देखा होगा कि जब इसकी डिमांड घटती है तो बहुत ही सस्ता हो जाता है, और जैसे जब डिमांड इसकी बढ़ती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। इसके बाद में जो टिकाऊ वस्तुएं हैं और अन्य प्रकार में किस तरीके से मार्शल ने समय तत्व का महत्व दिया है, उसको समझेंगे। धन्यवाद।